सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स एडी की सीरीज़ और जिसमें हम डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लैक सी। हमें ब्लैक सी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स को देखना है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि ब्लैक सी इज मार्जिनल मेडिटेरेनियन सी ऑफ अटलांटिक ओशन लाइंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया। बोल रहे हैं कि जो ब्लैक सी है वो एक मेडिटेरेनियन सी का मार्जिन है अटलांटिक ओशन के साइड में, जो यूरोप और एशिया के बीच में प्रेजेंट है। अगर आपने ब्लैक सी की पोजीशन देखी होगी तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सेकंड है डैन्यूबे, ड्नाइपर एंड कोलोराडो रिवर ड्रेन्स इनटू ब्लैक सी। आपने एक चीज़ सुना होगा, कोलोराडो रिवर एक बहुत फेमस रिवर है यूएसए की। ठीक है, आपने सुना होगा शायद। ठीक है, यूएसए मैक्सिको से ये फ्लो करती है। तो कोलोराडो रिवर तो यहाँ पे नहीं है ब्लैक सी में, लेकिन डैन्यूबे, ड्नाइपर तो है। ठीक है, इसके अलावा डॉन रिवर भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो डैन्यूबे, ड्नाइपर और डॉन रिवर है यहाँ पे ब्लैक सी में। कोलोराडो रिवर नहीं है। कोलोराडो रिवर कहाँ पे? यूएसए में। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है रशिया, टर्की एंड यूक्रेन बॉर्डर्स ब्लैक सी। आप सभी को पता है रशिया का भी बॉर्डर लगता है, टर्की का भी बॉर्डर लगता है, यूक्रेन का भी। इन तीनों का बॉर्डर लगता है ब्लैक सी से। ठीक है, इसके अलावा किसका बॉर्डर लगता है? इसके अलावा हमारा रोमानिया का बॉर्डर लगता है, बुल्गारिया का बॉर्डर लगता है और इसके अलावा जॉर्जिया का बॉर्डर लगता है। इन तीन कंट्रीज़ का बॉर्डर और भी लगता है हमारा किससे? ब्लैक सी से। ठीक है, तो अब हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो केवल दो ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? बी। ठीक है, ये देखो, ये हमारा क्या है? ब्लैक सी। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे ब्लैक सी के बारे में। ठीक है, ये है हमारा ब्लैक सी। ये किस किस कंट्री से सराउंडेड है? इधर है टर्की, इधर है जॉर्जिया, इधर है हमारा रशिया, इधर है हमारा यूक्रेन, इधर है हमारा रोमानिया और इधर है बुल्गारिया। ठीक है, इन 6 कंट्री से मेनली सराउंडेड है। ठीक है, इसके अलावा ये मेडिटेरेनियन सी से भी कनेक्टेड है। यहाँ पे एजियन सी है, एजियन सी से ये कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे ये सी ऑफ मरमरा है। ठीक है, यहाँ पे बोस्फोरस स्टेट है और यहाँ पे डार्डेनल स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे बोस्फोरस स्टेट है, यहाँ पे डार्डेनल स्टेट है, ये ब्लैक सी है, ये सी ऑफ अजोर से। यहाँ पे कौन सा स्टेट है? कर्च स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा स्टेट है? कर्च स्टेट है। तो ये ध्यान रखना, ये कौन कौन से उससे है। रिवर्स कौन सी हैं ये देख लो आप। ये यहाँ से आ रही है डैन्यूबे रिवर, रोमानिया और बुल्गारिया के बीच से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूक्रेन से कौन सी आ रही है? ड्नाइपर रिवर। और एक यहाँ पे सी ऑफ अजोर में गिरती है डॉन रिवर। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से आती है डॉन रिवर। तो ये 3 नदियां हैं यहाँ पे। ध्यान रखना कौन कौन सा है, कहाँ पे है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये है ब्लैक सी, किस किस कंट्री से सराउंडेड है, कौन कौन से रिवर्स हैं। ठीक है, और ये देखो, ये यहाँ पे बोस्फोरस स्टेट, ये है सी ऑफ मरमरा और यहाँ पे है डार्डेनल स्टेट। ठीक है, एजियन सी से कनेक्ट करते हैं ब्लैक सी को, और एजियन सी किसका पार्ट है? मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या बोलता है? महादाई रिवर के बारे में बताना है। महादाई रिवर आपने बहुत फेमस सुना होगा। ठीक है, सबसे पहले है ये ओरिजिनेट होती है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? बेलगवी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे है? कर्नाटका में। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में है। ठीक है, और बिल्कुल महादाई रिवर भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है। और फिर ये कहाँ पे जाके गिरती है? क्या बे ऑफ बंगाल में गिरती है कि अरेबियन सी में गिरती है? याद रखना, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये कहाँ पे गिरती है? ये अरेबियन सी में जाके गिरती है। ठीक है, याद रखना इसको। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट। दूसरा है कालासा एंड बांदुरी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ महादाई रिवर। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है कि कालासा और बांदुरी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। थर्ड है द रिवर फ्लोज इन स्टेट ऑफ कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। बिल्कुल कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र स्टेट्स में ये फ्लो करती है। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी महादाई रिवर के बारे में करेक्ट है और करेक्ट ही बताना है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ये देखो, ये जो है ये आपको दिख रही होगी महादाई रिवर। ठीक है, महादाई रिवर कर्नाटका से ओरिजिनेट हो रही है, गोवा में जा रही है। ठीक है, ध्यान रखना, ये है महादाई रिवर। इसके अलावा देखो, इसी को गोवा में मांडवी रिवर भी कहते हैं। ठीक है, गोवा में इसी को मांडवी रिवर कहते हैं, अगर आपको पता हो। ठीक है, अरेबियन सी को कहाँ पे ज्वाइन करती है? पणजी, गोवा में। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये चीज़ ध्यान रखना, सलीम अली जो बर्ड सेंचुरी है, सलीम अली बर्ड जो सेंचुरी है, ये इसके मतलब जो मांडवी रिवर के वेस्टर्न कोस्ट पे प्रेजेंट है, वेस्टर्न उस पे प्रेजेंट है। ठीक है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी के बारे में भी आपने सुना होगा। बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी, अभी हमने 2 के नाम देखे, लेकिन कालासा नाला, सुरला नाला, हल्तार नाला, पोटी नाला,
ठीक है। मादाई नाला, पंचशीर नाला, बेल नाला, आंध्र नाला, ये सारी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। देख लो ये इसकी ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं महादाई रिवर की, ठीक है, महादाई रिवर की। और इस पे कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स भी हैं, जैसे कि दूध सागर फॉल, वज्रपोहा फॉल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं। इस पे ध्यान रखना ये कहाँ पे है, ठीक है, महादाई रिवर। और कौन कौन से वाटरफॉल हैं, दूध सागर फॉल, वज्रपोहा फॉल, ठीक है, और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस इसके टिप पे प्रेजेंट है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो हमने देख लिया जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये न्यूज़ में क्यों रहती है, ये न्यूज़ में इसलिए रहती है क्योंकि कर्नाटका जो है वो एक काला सा बांदुरी प्रोजेक्ट बना रहा है, मतलब प्लान किया उसने 1989 में प्लान किया था, लेकिन गोवा ने उस पर ऑब्जेक्शन उठा दिया कि भाई आप इस रिवर पे ये जो वाटर प्रोजेक्ट है ये नहीं बना सकते। इसीलिए महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी सेटअप किया गया है, ठीक है। ट्रिब्यूनल के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है कि महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया था 2010 में, जिसमें 3 पार्टीज है, गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र, ठीक है। ध्यान रखना इसको, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है ला नीना और अल नीनो के बारे में। बोल रहे हैं कि जो ला नीना कंडीशन जो है वो इन्हेंस कर देती हैं रेनफॉल को नॉर्थ ईस्ट मानसून के। आप सभी को पता होगा, बिल्कुल उल्टा दे रखा है। जो ला नीना है ना वो किसके रेनफॉल को इन्हेंस करती हैं, वो है साउथ वेस्ट मानसून। किसका है, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून के जो वो है उसको मतलब इन्हेंस कर देती है, ना कि नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। और बोल रहे हैं कि इट हैज़ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन रेनफॉल एसोसिएटेड, नहीं, साउथ वेस्ट को बढ़ा देगी और नेगेटिव इंपैक्ट होगा इसका नॉर्थ ईस्ट पे, दोनों उल्टा दे रखा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। दूसरे बोल रहे हैं अल नीनो में एबनॉर्मल सरफेस वार्निंग ऑब्जर्व होती है ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन पैसिफिक ओशन में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब अल नीनो होती है तो मान लो कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और इधर हमारा क्या है, साउथ अमेरिका है, ठीक है, इधर हमारा साउथ अमेरिका है। तो इधर क्या होता है, यहाँ पे सेंटर में और यहाँ पे जो कोल्ड करंट पैरू करंट फ्लो करता है, यहाँ पे वार्मिंग ऑफ ओशन हो जाता है, यहाँ पे मोर वार्म वाटर आ जाता है, उसको बोलते हैं अल नीनो, ठीक है, उसको बोलते हैं अल नीनो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। और हमें बताना है क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट तो केवल फर्स्ट है, ठीक है। समझ में आया इसका आंसर फर्स्ट क्यों है, ध्यान रखना ये क्या पूछा गया है, इस पर हमेशा निशान लगाया करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किसके बारे में बताना है, नॉर्थ स्टार के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, नॉर्थ स्टार के बारे में। सबसे पहले है कि पोलरिस, जिसको नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टार है, ज़्यादा चमकता है सन से, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, उससे भी ज़्यादा चमकता है। सेकंड है ये डायरेक्ट, ये नियरली डायरेक्ट लाइन में है अर्थ की रोटेशनल एक्सिस के नॉर्थ पोल के अबोव, बिल्कुल ये उसी के पास में है। इसकी पोजिशन और ब्राइटनेस हैव मेड ह्यूमन्स यूज़ इट फॉर नेविगेशन सिंस लेट एंटीक्विटीज़, बिल्कुल इसी की पोजीशन और ब्राइटनेस के कारण जो ह्यूमन है इसको नेविगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है, नॉर्थ स्टार के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सियाचिन ग्लेशियर, आपको पता होगा भाई सियाचिन ग्लेशियर के बारे में भी, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर सबसे पहले है कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये जांस्कर रेंज में प्रेजेंट है। आप सभी को पता होगा ये कहाँ पे है, कराकोरम रेंज में प्रेजेंट है, ठीक है। जांस्कर रेंज में नहीं है, ये कौन सी रेंज में है, कराकोरम रेंज में प्रेजेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखना इसको। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। दूसरे बोल रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर इज सोर्स ऑफ नुब्रा रिवर, नुब्रा रिवर यहाँ से निकलती है जो बाद में शोयोक रिवर को ज्वाइन करती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई इस ग्लेशियर से नुब्रा जो रिवर है वो निकलती है, ठीक है। थर्ड है कि यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स और ब्राउन बियर्स भी पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे ये भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इसकी हमारी करेक्ट हैं और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। और हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो केवल 2 ही स्टेटमेंट जो है वो हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रखा है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में। किसके बारे में, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में। बोल रहे हैं कि ये कोडिफाइड लिस्ट हैं सारी प्रिविलेजेस की, एमपीज़ की, जो उनको दिए जाते हैं, जैसे कि राइट टू फ्री एक्सप्रेशन इन कोर्स ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट्स। देखो भाई, ये एमपीज़ को दी गई प्रिविलेजेस तो हैं, लेकिन इनकी कोई कोडिफाइड लिस्ट नहीं है, याद रखना। वैसे तो लिस्ट ऑफ प्रिविलेजेस हैं जो एमपीज़ को दी जाते हैं, जैसे कि राइट टू एक्सप्रेशन इन कोर्स ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट, और उसमें उनकी कोई जुडिशियल स्क्रूटनी भी नहीं होती है, जो भी वो अपना फ्री एक्सप्रेशन देते हैं। लेकिन ये इसकी कोई कोडिफाइड लिस्ट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इनकी कोई कोडिफाइड लिस्ट नहीं है। कुछ
बता रखें कि ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, लेकिन कोई कोडिफाइड लिस्ट नहीं है। सेकेंड, इफ देर इज़ अ बिलीव दैट सच अ प्रिविलेज हैज़ बीन ब्रीच्ड, अगर ये होता है कि ये प्रिविलेज को ब्रीच किया जाता है तो मोशन रेज किया जाता है, कोई भी मेंबर मोशन रेज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। राइट टू रेज द क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इज बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट क्वेश्चन शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट अकरेंस, बिल्कुल अगर कोई क्वेश्चन प्रिविलेज का उठता है तो वो क्वेश्चन स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट अकरेंस से ही एसोसिएटेड होना चाहिए। और कौन डिसाइड करेगा प्रिविलेज मोशन है कि नहीं है? स्पीकर या फिर चेयरपर्सन जो होंगे हाउस के वो। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट बताने तो केवल 2 ही स्टेटमेंट हमारे इसके बारे में क्या है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के बारे में बात करनी है। बोल रहे हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी जो है वो एक स्टैट्यूटरी कमेटी है जिसकी ड्यूटी है टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन यूज़ ऑफ हिंदी, हिंदी की प्रोग्रेस में उसको रिव्यू करना, ये उनकी ड्यूटी है। ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूनियन कितनी हिंदी को यूज़ कर रहा है और रिपोर्ट सबमिट करना प्रेसिडेंट को, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब ये बोल रखा है कि एक स्टैट्यूटरी कमेटी है, तो स्टैट्यूटरी कमेटी है तो किसी एक्ट के अंडर भी बनी होगी, तो येस ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंडर बनी है ये। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जो बना था उसके अंडर ये कमेटी बनी हुई है। सेकंड है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है 1963 का, वो प्रोवाइड करता है इंग्लिश की कंटिन्यूएशन को इनडेफिनेटली एज ऑफिशियल लैंग्वेज, बिल्कुल अलोंग विद हिंदी, बिल्कुल फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ यूनियन एंड फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द पार्लियामेंट, ये सभी को पता है, बिल्कुल ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में आया था, उन्होंने ये रिकमेंड किया था, बिल्कुल सही है। इस कमेटी को चेयर कौन करता है? इस कमेटी को चेयर करते हैं हमारे यूनियन होम मिनिस्टर। कौन करते हैं? यूनियन होम मिनिस्टर हमारे इस कमेटी को चेयर करते हैं। ठीक है, थर्ड है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी इज मैंडेटरी टू रिकमेंड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। तो याद रखना ये जो है यूनिवर्सिटी वगैरह में क्या लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए उसको रिकमेंड नहीं करती है, उसको इंस्ट्रक्ट नहीं करती है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहली 2 स्टेटमेंट हमारी जो हैं वो क्या हैं? करेक्ट है। ठीक है, पहले 2 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। क्या और कहीं पे भी ये बताया गया कि हिंदी को मेनली यूनियन की लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है? यस, आपको पता होगा आर्टिकल 343, कहाँ पे? आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि जो हिंदी होगी और देवनागरी स्क्रिप्ट में जो हिंदी होगी, हिंदी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी वो क्या होगी? ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन की। ये आर्टिकल 343 में बताया गया है और मैंने इस कमेटी के बारे में भी बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग किन केसेस में कंट्री ए जो है वो कंट्री बी के जो सॉवरेन राइट्स हैं उनको वॉयलेट करेगी उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। देख लेते हैं भाई। बोल रहे हैं कि कंट्री ए सबसे पहले इंटरफेयर कर रही है कंट्री बी के फिशिंग और पेट्रोलियम में। देखो, अगर फिशिंग जोन में उनके जाओगे, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन उनके एरिया में करोगे, तो भाई सीधी बात है आप वॉयलेट कर रहे हो ना इंटरनेशनल लॉ को, सॉवरेन राइट्स को वॉयलेट कर रहे हो, तो ये तो है भाई, फिशिंग को वॉयलेट कर रहे हो तो कर रहे हो। बोल रहे हैं सेकंड, कंट्री ए कंस्ट्रक्टिंग आर्टिफिशियल आइलैंड, अगर आप आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हो दूसरे के जोन में तो ये भी वॉयलेट कर रहे हो। कंट्री ए फेलिंग टू स्टॉप इट्स फिशरमैन फ्रॉम फिशिंग इन दी जोन, बिल्कुल अगर स्टॉप नहीं कर पा रही है तब भी तो सॉवरेन राइट्स को वॉयलेट कर रहे हो। तो सारे ही स्टेटमेंट में आप क्या कर रहे हो? सॉवरेन राइट्स को वॉयलेट कर रहे हो। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है इसके बारे में? सी। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो इंडिया के रीजन्स हैं वो एलिजिबल हैं कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया की यूज़ करने की, मतलब ये बोल रहे हैं कि इंडिया की स्टेट्स या रीजन किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है ना इंडिया की, उनमें से किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप सभी को पता है, बिल्कुल सही है भाई, कोई भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं जो हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज उनमें से। सेकंड है, द ऑफिशियल लैंग्वेज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट्स शैल बी द लैंग्वेज दैट हैज़ बीन इन यूज एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट भी हमारे बिल्कुल सही है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगी स्टेट्स के बीच में वो लैंग्वेज होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के टाइम से यूज़ हो रही है। ठीक है, थर्ड है, द रीजनल लैंग्वेज कैन बी अडोप्टेड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। बोल रहे हैं कि रीजनल लैंग्वेज को अडोप्ट किया जा सकता है जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, अगर बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर सेटिस्फाई हो। तो याद रखना यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अगर हमारे प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होंगे ना
तब ऐसा हो सकता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, जब हमारे प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होंगे तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल 2 ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है, फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। सबसे पहली स्टेटमेंट है, ओल्ड पेंशन स्कीम में जो करंट जनरेशन ऑफ वर्कर हैं वो डायरेक्टली पे करते हैं एग्जिस्टिंग पेंशनर की पेंशन को देने के लिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसीलिए इसको हटाया जा रहा है और न्यू पेंशन स्कीम लाई जा रही है। फिर है सेकंड है नेशनल पेंशन स्कीम, ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसमें जो भी एम्प्लॉय होंगे वो खुद अपनी सैलरी का 10% देंगे, कुछ गवर्नमेंट देगी, जिससे कि बाद में उनको पेंशन दी जा सके, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड है न्यू पेंशन स्कीम जो है इज़ मैंडेटरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, बिल्कुल ये मैंडेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एट प्रेजेंट नेशनल पेंशन स्कीम इज़ गारंटेड बाय सेबी, बोल रहे हैं कि अभी जो है न्यू पेंशन स्कीम जो है वो उसको गारंटी कर रही है सेबी। तो आप सभी को पता होगा कि पेंशन के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी है, तो भाई ये क्यों वो करेगी, तो इसको कौन कंट्रीब्यूट करिए, वो है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये है जो मेनली क्या करती है, रेगुलेट करती है पेंशन स्कीम को। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहले 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो 3 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और हमारी 1 स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा होता तो 1 होती और करेक्ट पूछे हैं तो हमारी 3 है, ठीक है। तो इसी नोट पे हमारे जो टोटल 10 क्वेश्चन जाते हैं हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और बस इसी तरीके से वीडियो से जुड़े रहो। तो चलिए इसी नोट पर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।